नमस्ते माया जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन इंडियाज डॉटर्स। नमस्ते। हाँ, बस 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ कि हमारे कुछ ऑडियंस ने जॉइन किया कि नहीं भी करेंगे तो हम स्टार्ट कर ही लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है वो रहेगा, पेज में रहेगा, हाँ जी। तो लोग लोग कभी भी जाके देख सकते हैं, तो कोई ऐसी इशू नहीं है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो ठीक है। थैंक यू माया जी फॉर जॉइनिंग। जस्ट थैंक यू एवरीवन हु हैज जॉइन्ड अस ऑनलाइन। वेलकम टू इंडियाज डॉटर। So at India's Daughter, we try to bring to you interesting and inspiring stories of Indian women and what they have been doing. Today we have Dr. Maya Valecha with us. She will be talking on cervical cancer and if vaccination is the savior for the same. So, Dr. Maya Valecha is a gynecologist, and she has been involved in many social and political activities, and she's been raising awareness about healthcare system. So before I hand over to Maya, Dr. Maya, just a note for the audience that after the talk, we will have your questions answered by Dr. Maya. So as she talks, you can type in your questions, and at the end of the talk, I'll read those out. So I think that is it from my side. And Maya ji, welcome once again. Thank you for joining, and over to you. थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आज का जो सबसे पहले मैं जो भी लोग चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनको नमस्कार। और आज का टॉपिक जो हमने लिया है, सर्वाइकल कैंसर, मतलब गर्भाशय के सबसे नीचे का भाग, उसका मुख आप बोल सकते हैं, उसमें होने वाला कैंसर। वो स्त्रियों की इतनी सारी तकलीफों में यह क्यों लिया है, यह मुझे पूरा क्लियर है, क्योंकि इसी टॉपिक पर मैंने 3 साल पहले एक जूम मीटिंग करी थी। और वह इसलिए कि वहाँ स्कूल में, गुजरात में सब जगह ये होता है, दूसरे स्टेट से भी समाचार आ रहे हैं कि खास करके जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्कूल जिसको ये लोग बोलते हैं, वो वहाँ की बच्चियों को माँ बाप के को खास बुला के, दवाई की कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टरों को बुला के समझाते हैं कि बच्चियों को ये वाला वैक्सीन इंजेक्शन दे दो। अब आप समझिए कि ये जो कैंसर है उसके बारे में हम समझेंगे। और अभी भारत सरकार ने भी, पहले जो ये निजी अस्पतालों में मिलता था वो 2 से 3 हजार रुपए का मिलता था, और अब भारत सरकार, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बना दिया है, तो वो 200 या 300 में देने वाली हैं, और इसलिए सरकारी प्रोग्राम में भी लागू कर देने वाले हैं। करीब 6 महीने के या 3 महीने के अंदर ऐसे समाचार आ रहे हैं। वैसे हमको सीधा तो सरकार कभी कुछ बोलती नहीं है। तो हमें ये समझना जरूरी क्यों है कि यह बीमारी क्या है, पूरे उसको समझे, उसको किस तरह रोका जा सकता है, और क्या यह वैक्सीन से वह रुक सकती है, या यह वैक्सीन लेना जरूरी है, क्या यह वैक्सीन हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये सब जानकर ही हमारी बच्चियों को हम ये दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या होता है ये कैंसर सर्विक्स का, मतलब गर्भाशय के मुख का। हमारे देश में 55 से 59 उम्र की उम्र में यह पाया गया है। और उसके मुख्य लक्षण, जैसे आप सबको पता होगा, नीचे से सफेद पानी जाना, उसमें कभी खून आ जाना, या पेट के नीचे के भाग में कभी दुख दर्द होना। अब ये सब सिम्टम्स बहुत स्वाभाविक है। नीचे से मतलब सफेद पानी जाना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझना चाहिए। काम करती हम, जो शारीरिक काम ज्यादा करो, ज्यादा खड़ा रह के भाग दौड़ करो इस उम्र में, मतलब यंग एज में, तो जाता है। इससे कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, उसमें अगर आपको उसके साथ
या तो खुजली आना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, तब जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी बिल्कुल सूखापन, जैसे मुंह सूखा होना ठीक नहीं है, जैसे आंख सूखा होना ठीक नहीं है, उसी तरह हमारे जननांग भी बिल्कुल सूखा होना ठीक बात नहीं है। तो थोड़ा पानी जाए उसके लिए कभी घबराने की बात नहीं होती है। तो यह कितनी 1 लाख स्त्रियों में 14 से 15 स्त्रियों को यह होने का चांस होता है। और उसमें से हमारे देश में जो आंकड़ा पाया, करीब करीब 9, वो कुछ किस उम्र में, ये 55 से 60 की उम्र की बात हो रही है। और उसमें भी आप समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि समझ लो आप एक बड़ी टाउनशिप में रह रहे हैं, उसमें लाख स्त्रियां हैं, तो उसमें से 14-15 को होगा ही, ऐसा नहीं है। तो किनको होता है ये इनको देखा गया है कि जिन्होंने कुछ खास सावधानी जिंदगी में ना या तो बरती है, या ना बरतने की समझ है, या ना बरतने की उनकी जैसे कि छोटी उम्र में शादी हो जाना। तो छोटी उम्र में शादी होना मतलब छोटी उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाए, तो वो दूसरी बात है। एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ नियमित रूप से शारीरिक संबंध होना, और वो भी किसी सावधानी के बिना। तीसरा, बहुत सारी प्रेगनेंसी, बहुत सारे बच्चे होना। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया, स्वच्छता, सफाई, जननांग मतलब पूरी। अब आपका घर ही ऐसी गंदी जगह में है, आपके घर में टॉयलेट नहीं है, हमारे देश में है ऐसे लोग। और जहां मैंने जनरल हॉस्पिटल में देखे थे पेशेंट्स, वह ज्यादा ऐसे ही लोगों को। तो शरीर की स्वच्छता भी इसमें। तीसरा होता है पोषण, मतलब आपका न्यूट्रिशन, आपके को ठीक तरह से खाना मिल रहा है कि नहीं, उससे भी वह भी देखा गया है कि जिनकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, ठीक से खाना। हमारे देश में तो 30% तो 30% लोगों अगर गरीब है तो उनको खाना। तो ये सब, तो ये जो डराया जा रहा है कि इतने सारे स्त्रियों को ये होने का चांस, ये किनको होता है, ये सबसे पहले हम समझ ले। इससे आगे होके जो बच्चा न होने वाली हार्मोन की महीने महीने लेने की गोलियां होती हैं, वो जो लेती है ज्यादा लंबे समय तक, उनको उनमें भी यह पाया गया है। तीसरा, उम्र, मतलब ये छोटी उम्र के लोगों को नहीं होता है, ये एक 55 से 60 की उम्र में होने वाले। कम पढ़ाई और वो सब इसलिए कि उनको फिर समझ लो, अभी मैं उसके बारे में भी आगे बताती हूँ कि एक टेस्ट आता है जो आप रेगुलरली 3 साल में एक बार कराते रहो। वो तो बहुत शुरू के स्टेज में, वैसे तो इतने 1 लाख में 14-15, और वो भी किन लोगों को कि जिनको बहुत बच्चे हुए हो, बहुत ये हुआ हो, ठीक से खाना ना मिला हो, इन लोगों में ये पाया गया है। उस बीमारी के लिए हम जो सरकार करने जा रही है, पूरी सब बच्चियों को एक वैक्सीन देना, वो कितना उचित है और वह वैक्सीन क्या है वो भी समझ लेना उतना ही जरूरी है हमारे लिए। दूसरा है स्मोकिंग। हम समझेंगे कि भाई स्त्रियां कहाँ उतना स्मोकिंग करती होगी, ऐसा नहीं है। गांव में भी स्त्रियां, मतलब ये ऐसा मत समझो कि पढ़ी लिखी कुछ स्त्रियां जो बहुत अपने ये एक मान्यता है, ऐसा नहीं है। गांव में स्त्रियां बीड़ी वगैरह पीती है, तो जो स्मोकिंग बहुत करे उनको भी यह कैंसर ज्यादा होने के, खुद ना करे, घर में इतने सारे मर्द अगर पी रहे हैं उनका तो आपको लगेगा, तो उससे भी यह कैंसर ज्यादा होने के चांसेस है। तो ये सबसे हमने पहले इसके कारण समझ लिए कि यह कैंसर होता क्यों है। और माया जी, थोड़ा सा हाँ जी, इंटरप्ट करूंगी। हमारी एक ऑडियंस है शशिकला जी, वो कह रही है कि बीच में थोड़ा सा इंग्लिश में भी अगर बोल पाए तो शायद उनको समझने में भी आसानी रहेगी। तो आप मिक्स करके बोलिए, बीच में कुछ वर्ड्स भी आप अगर बोल सकती है तो शायद उनको इजी रहेगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि थैंक यू। हाँ नहीं, आप फिर बोलिए। हाँ, कुछ मतलब हिंदी कीवर्ड्स वाले कीवर्ड्स आप यूज कर ना लीजिए। समझ हाँ पाए, जी। उसकी मुझे ज्यादा फिक्र थी, इसलिए हाँ। तो पिछले और यह, I mean, because of all these factors, we have seen what all factors we have seen, that too many pregnancies, smoking, bad hygiene, because of poverty or whatever, poor nutrition, all this causes cervical cancer. So we can stop it. That is first and first thing, and not that every, I mean,
random 14 to 15 women, those who have this risk factors, only they are supposed, जो वायरस बताया, द वायरस, जो वायरस बताया जा रहा है कि इस वायरस से ये कैंसर होने का चांसेस है, इसलिए आप वैक्सीन लो, वह वायरस बाय इटसेल्फ, वह वायरस लगने से ये सब चीजें अगर नहीं होगी तो आपको कैंसर नहीं हो। तो ज्यादा जरूरी, आप ही समझ लीजिए कि ज्यादा जरूरी क्या है, वायरस को रोकना जरूरी है, या ये whether we should stop all these factors first or we should take vaccine and be relaxed and do anything. No, you have to take care of yourself for all these things. ये सब चीजों की सावधानी ज्यादा जरूरी है। वायरस अकेले से कैंसर नहीं होगा, ये भी पुरवार हो चुका है, ठीक है। अगर ये सब करो और उसके साथ वायरस है तो हो सकता है ये। अच्छा, तो मतलब शारीरिक संबंध में प्रेगनेंसी कम करो, बच्चे कम पैदा करो, शारीरिक संबंध में सावधानी बरतो, ठीक से आपको न्यूट्रिशन मिले उसका ध्यान दो, तो यह कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, यह पहले समझ लेने की बात है, ठीक है। और यह हमारे देश में हो रहा है पिछले कुछ सालों से, कुछ भी इतनी मतलब कुछ तो गरीबी, पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग, गरीबी कम हो रही है। तो हमारे देश में पिछले 30 साल से, मैं आजकल की बात नहीं, निजी अस्पताल में तो वो तो जिन लोगों को कोई रिस्क नहीं है उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है, मगर हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस, मतलब उसके केस और मृत्यु पिछले 30 साल में कम हो रही है। वो किस लिए? वो कोई वैक्सीन से नहीं, मगर जनरल अवेयरनेस नंबर 1 कि हाँ, सफाई, साफ सफाई ठीक रखो, लोगों का न्यूट्रिशन का स्तर भी बढ़ रहा है, लोगों की गरीबी थोड़ी तो कम हुई है, 30 साल की बात कर रही हूँ मैं। तो और दूसरी एक बात हुई है जो पश्चिमी देशों में भी पाया गया है कि एक टेस्ट आता है, पश्चिमी देशों में भले 21 साल की उम्र से बोल रहे हैं, मगर हमारे देश में कोई इतनी जल्दी कराती नहीं है, क्योंकि यह कैंसर अगर 55 साल की उम्र में हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसका लक्षण आपको 5-10 साल पहले, फिर भी आप समझ लो 30 साल की, 35 साल की उम्र से एक पेप स्मीयर करके एक टेस्ट आता है जो हर 3 साल में एक बार कराओ, तो बहुत शुरू का, बहुत प्राइमरी फर्स्ट स्टेज का कैंसर या अभी कैंसर की शुरुआत होने ही वाली हो, दिस पेप स्मीयर टेस्ट कैन बी डन एवरी 3 years। इफ यू फाइंड एनी एबनॉर्मालिटी, मतलब उस टेस्ट में कुछ, जब आपने समझ लो 45 साल की उम्र में आए और टेस्ट में कुछ आया, तो आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भाई अब 3 साल में नहीं, आप 6 महीने में फिर से कराने आ जाओ, या तो फिर बायोप्सी करेंगे। और उस स्टेज में अगर उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो वह लाइफ सेविंग हो जाता है, फिर आपको डरने की। तो सवाल ये है कि यह कोई, सबसे पहले तो आप अगर ठीक तरह से सावधानी बरतें, और आप तो सरकार भी वैक्सीन के पीछे पूरी सबकी सब बच्चियों को, अब सुनिए आप, यह बीमारी 55 से 59 साल की उम्र में होने वाली बीमारी, उसके लिए कहा क्या जा रहा है कि 9 से 13 साल की उम्र की बच्चियों को, क्योंकि मतलब सेक्स एक्सपोजर हो जाए उसके पहले से ये वैक्सीन दे दो, 2 डोज से करीब 6 या 7 साल उसके एंटीबॉडी आपके शरीर में रहेंगे, यह सब कहा जा रहा है। अब यह वैक्सीन, सबसे पहले ये बात समझ ले कि ये जो दिस वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से लगता है तो 95%, 95% ऑफ लोगों को अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब दे गेट विदाउट एनी, यू डोंट नीड द ट्रीटमेंट, it, the body cures itself and you get the antibody. That means 95% of the people are going to get antibody by themselves. Why? So why give vaccine and get antibodies? Do you understand? And that too to all the 100, when 95% of the people are going, 95% का आपका अपना बॉडी वो एंटीबॉडी बनाने वाला है, और आपको यह वायरस का जो भी है वो ठीक हो जाने वाला है। क्यों आपको एक इंजेक्शन पहले से ले लेना चाहिए? इंजेक्शन के, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं आगे, मगर आप समझ लो, और वो भी कैसे लोगों को ये होता है वो आपने सब सीखे भी, हम वो सब अवॉइड कर सकते हैं।
हमें आगे जाके कैंसर ना हो इसके लिए। पेप्समेर क्या मैंने आप बोला कि आप हर 3 साल में जाके एक बार जाँच करा लीजिए कि भई कोई निशानी दिखती है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तो आपके डॉक्टर बता देंगे। अच्छा, उसमें वजाइना में से पानी लेकर सेल का टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में और पता चलता है। अच्छा, इस हुँ। तो ये जो आपको समझ में आ गया कि ये सर्वाइकल कैंसर की खास मतलब सिम्पटम आपको क्या होता है तो हॉस्पिटल जाना है, ये हम सबको पता ही है। हाँ, आप किसी और वजह से गए हो, अगर जेनेटल एग्जामिनेशन हो जाए और उसमें डॉक्टर बोले कि भाई कुछ लग रहा है, तो फिर वो डॉक्टर खुद जांच ले लेंगे। बाकी हर 3 साल में जाके एक बार जांच करा लो और पता चल जाएगा कि कोई शुरुआती बीमारी है कि नहीं, कोई कैंसर का चांस होने का दिख रहा है कि नहीं। ये हो गया। अब हम ये जो बात चल रही है कि जो 9 से 13 साल की बच्चियों को आप क्योंकि बस मान ही लिया है कि जो नहीं है, जो जो अभ्यास है वो ऐसा नहीं कहते हैं कि बस ये वायरस का इन्फेक्शन लगा तो आपको कैंसर हो ही जाएगा। और ये जो इन्फेक्शन है उसकी जो वायरस है उसके कई प्रकार हैं, बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं। अब जो ये वैक्सीन बनाते हैं, वह सब स्ट्रेन का तो नहीं बना सकते हैं। पहले 2 का बनाते थे, अब शायद ये जो बनाया है वो 4 का बनाया है। मगर आपने ये वैक्सीन ले भी लिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको हर 3 साल में जाके जाँच नहीं करानी है, क्योंकि यह 4 वायरस की जो डिफरेंट स्ट्रेन है, उसके सिवा 5वां या 6ठा के आपको तो वो कैंसर होने में मदद कर सकता है। तो वो अपने आप में क्लियर है कि भई आपने वैक्सीन लिया फिर भी अगर आपको कैंसर हुआ तो ना दवाई की कंपनी वालों का कोई दोष है, ना किसी का, बस सिर्फ़ आपका है कि ठीक है, लिया और हुआ। ठीक है? अच्छा, अब ये वैक्सीन जो बनाया है, उसका परीक्षण कैसा होता है, ये बताओ? पहले जो 2-3 वैक्सीन बने, जो 10 साल से हमारे देश में चल रहे हैं, उसका परीक्षण वहीं तक होता है कि आपको इंजेक्शन दिया और 5 या 10 साल तक आपको यह इन्फेक्शन नहीं हुआ। वो जाँच मतलब ट्रायल में हुआ था, इंजेक्शन देने के बाद तो कोई फ़ॉलो अप हो ही नहीं रहा है कि भई आपको उसके बाद कुछ हुआ, नहीं हुआ, ठीक है? तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अब इंजे जिनको भी वैक्सीन दिया, वो ट्रायल में क्योंकि अभी ये आया ही 2004 या तब से है, तो उसका और ये दिया जाता है यंग लड़कियों को, 9 से 13 साल की लड़कियों को। तो 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद यह कैंसर हुआ कि नहीं, उसका न आज तक कोई परीक्षण हुआ है, ना ही पोस्ट मार्केटिंग मतलब मार्केट में उन्होंने जितने वैक्सीन बेच दिए, उनका कोई रिकॉर्ड रख के कि भई ये जिनको दिया। और दूसरा हमारे देश में जो एक ट्रायल हुई थी 2009 में और 2010 में, जिसमें मैं बता दूँ आपको मेन फंडिंग बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की थी। उसमें आप सोचिए कि क्यों भई सिटी में या पढ़े-लिखे लोगों में ये ट्रायल नहीं की गई? जो आदिवासी लोग जंगल में मतलब जंगल जैसी जगह पे रहते थे और आश्रमशाला में पढ़ती थी, ऐसी बच्चियों पर गुजरात और आंध्र में ऐसी बच्चियों पर ये ट्रायल की गई थी 2009 और 10 की बात है। उसमें 8 बच्चियाँ बाद में मर गई। इतना हल्ला बोल हुआ कि वो ट्रायल तो बंद करनी ही पड़ी, मगर पूरी एक पार्लियामेंट्री कमिटी बनी। आज सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट को समझाने में ही 10 साल लग गए कि भई जो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है उसको एविडेंस मानना चाहिए। तो हमारी कोर्ट्स में कुछ भी कराना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी का तो बहुत स्केदिंग रिपोर्ट था कि दिस ट्रायल वाज़ डन टोटली अनएथिकली in the sense that the tribal girls were not even informed that this trial is being done. वो आप बैंक में जाओ लंबा 3-4 पेज का पन्ना होता है, आपको बोलते हैं यहाँ साइन करो। ना आपको उतना पढ़ने की और उतनी
लीगल या फाइनेंशियल जो लिखा है समझ होती है, आप साइन कर देते हो, उसी तरह उनको कुछ बोला गया होगा। तो और उसके बाद जो एक फॉलो अप होता है कि ये इस लड़कियों को किस तरह से फॉलो अप, आपने एक इंजेक्शन दिया है तो उनको किस तरह से सावधानी, उनका पूरा चेकअप चालू रहना चाहिए, कुछ नहीं। और तब से मतलब बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन पर काफी हलाबोल भी हुआ था। फिर से कैसे कहाँ से एंट्री कर दी वो मुझे नहीं पता, मगर एक बात समझ लें कि जो सरकार या हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि एक गुजरात में तो स्टडी भी हो चुका है कि ज्यादातर डॉक्टर्स उनको जो दवाई की कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव आकर बात बताते हैं वही सुनकर दवाई लिखना चालू शुरू हो जाते हैं, खुद की कोई रिसर्च या थिंकिंग नहीं। 98 ज्यादा मतलब 98% ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस आर रिटन because of the medical representatives advice and whatever literature they give. Now that literature will be, दवाई की कंपनी ही उसका टेस्ट करती है और फिर वही बोलते हैं कि यह रिजल्ट आए, ना कोई देखने जा। तो हमें अब समय आ गया है कि यह सब, ये ट्रायल मैंने आपको बताया इनका, इस इंजेक्शन की हमारे देश में पहली जो ट्रायल हुई उसका यह इतिहास है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि इतना सारा हल्ला बोल तो हुआ, मगर निजी अस्पतालों में और 3 स्टेट की सरकारों ने भी, पंजाब, सिक्किम और दिल्ली, दिल्ली ने बहुत रिसेंटली 2-3 साल शायद हुए हैं, अपने सरकारी प्रोग्राम में यह इंजेक्शन, यह वैक्सीन डाल दिया है। और उसके बाद आज तक कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है। ये हमारे देश में आपने कई देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, कोरोना वैक्सीन के बाद भी किसी को कुछ होता है तो सगे संबंधी भी अब कहाँ कुछ जान बोलने जाए, रिपोर्ट कराने में भी कितनी तकलीफ होती है। तो कोई वैक्सीन देने के बाद अगर कुछ होता है तो उसका कोई फॉलो अप हमारे देश में बहुत अच्छी तरह होता है, मैंने नहीं देखा है। अच्छा, तो ये अभी तक मैंने बोला कि वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है या वैक्सीन की, मगर आप शायद फिर भी सोचो कि देखो ना, हमारे डॉक्टर तो, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तो बोला कि बेटी को दे दो। अब तो सरकार भी मुफ्त में दे रही है, तो इतने सारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो शायद कुछ होगा। चलो ना, कुछ नहीं, इंजेक्शन ले लेते हैं, बहुत तो क्या कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर अब इतने सारे, तो आप सुनिए कि ये अगर मेरी बच्ची हो तो ज़रूरत के बिना, जैसे मैंने बताया कि आप यह बीमारी अपने आप से रोक सकते हो, और ज़्यादातर ऐसे लोगों में होती भी नहीं देखी गई है कि जो जर इस तरह की सावधानी बरते, ज़्यादा बच्चे ना हों, ज़्यादा लोगों के साथ आपका शारीरिक संबंध बिना किसी सेफ्टी के न कर रहे हो, अच्छा पोषण हो, अच्छी सफाई, साफ-सफाई रखते हो, तो यह बीमारी नहीं हो, यह कैंसर, सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। तो आप सोचो कि चलो ना भई ले लेते हैं, तो ये कोई पानी, मेरी बेटी को मैं पानी का इंजेक्शन भी, क्यों पानी के इंजेक्शन की भी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। तो पानी का, यह तो पानी का इंजेक्शन है नहीं, यह 4 प्रकार के वायरस तो डालते ही हैं उसमें, उसके सिवा क्या बहुत सारी चीज़ें डालते हैं वैक्सीन बनाने में। और शुरू का जो यह वैक्सीन का, उसकी दूसरे देशों में इतनी सारी साइड इफ़ेक्ट आई है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये बड़ी उम्र में 14 या 15 और ऐसी स्त्रियों को होने वाली बीमारी के लिए हम सब बच्चियों को जो दे रहे हैं, उसमें मतलब हेल्दी यंग गर्ल्स, हमारी बिल्कुल स्वस्थ इतनी छोटी बच्चियों को, 9 से 13 की बच्चियों को क्या-क्या होने का चांसेस है? पूरी अपाहिज हो जाने का चांस है, उनको हार्ट की बीमारी हो जाने का चांस है, नर्वस तंत्र, मतलब ये जो न हमारा दिमाग और उसमें से निकलती सब पूरा जो तंत्र है, उस जिससे हम मतलब उसको कुछ होता है तो हमारा शरीर का कोई भी भाग अपाहिज हो सकता है। ऐसी बड़ी बीमारी 1 लाख में 2 बच्चियों को होने का चांस है। अब हमको
जिस चीज़ की ये सब हमको बताते हैं, जब हम वैक्सीन लेने जाते हैं तब। आप में से अगर आस-पास कोई हो जिनको, क्योंकि मैंने सुना है और गुजरात में तो बहुत है, अब दिल्ली में भी हो गया है, कर्नाटक में सुना, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली में तो अब ऑफ़िशियल हो गया है। और आप ये सुनिए, सोचिए कि मिडल क्लास हम तो कुछ भी ऐसी जाँच करके हम पता करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। जब सरकारी प्रोग्राम में वो पहुँच जाएगा, तब अनपढ़ लोगों को ऐसे ही दे दिया जाएगा। और यह अगर कोई भी सरकारी प्रोग्राम मुफ़्त में चल रहा है, कभी मत मानो ये सरकारी पैसा मतलब मेरा और तुम्हारे पैसे से हो रहा है। मेरे और तुम्हारे पैसे से हमारी बच्चियों को नुकसान हो। अच्छा, 2 बच्चियाँ मैंने बोला कि ये मौत तक, अपाहिज होना, मौत होना, हृदय की बीमारी होना, यह सब हो सकता है। और करीब-करीब 28 को छोटी-मोटी आगे की बीमारी ज़िंदगी भर के लिए हो सके, इतना चांस है। जब जो बीमारी मुझे आजकल में तो होने वाली नहीं है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है मेरे लिए अच्छी तरह से जीने के लिए, 55 साल की उम्र में कोई बीमारी नहीं हो, उसके लिए इतना बड़ा जोखिम मैं अपनी या अपने बच्चे के लिए उठाऊँगी नहीं। क्योंकि यह बीमारी रोकी जा सकती है, और अगर शुरू का स्टेज हो तो उसकी दवाई भी हो सकती है। उसके लिए पूरी की पूरी सब की सब बच्चियों को यह वैक्सीन देना क्या उचित है? हमें यह सवाल सरकार को करना पड़ेगा। जब ये सरकार हमारे पैसे से ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रही हो, तब हमें चुप नहीं बैठे रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वैक्सीन आप दे देंगे, उसके बाद अगर कुछ होता है, तो अभी का अनुभव भी यही है कि पुरवार करना, मैं बोलती हूँ ना, वो 8 बच्चियों का केस अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका कुछ नहीं आगे हो रहा है। उसी तरह इंग्लैंड जैसे इंग्लैंड में एक वैक्सीन से जब कुछ लोगों को हुआ, तो 9 से 10 साल तो पहले पुरवार करने कोर्ट में यह प्रूव करने में लग गया कि भई ये वैक्सीन से ये हुआ हमारे पास, और हम उतनी ताकत, उतने पैसे, उतने मतलब आपका समय, दिमाग सब कुछ खराब हो जाता है कोर्ट में कुछ भी प्रूव करने जाने में। तो पहले इंजेक्शन लेने से पहले हम खुद सोचें, आपके आस-पास जो भी लोग हैं सबको समझाएँ कि क्या हम हमारी बच्चियों को यह दें। आप सरकार से हम सवाल करें कि हर गाँव में, पहले हमको बताओ कि हर गाँव में, हर शहर में आप कह रहे हो, तो इस बीमारी से कितनी स्त्रियों को ये हुआ? उनको जो हमने ये बताए कि ये फैक्टर्स, कि बहुत सारे बच्चे होना, उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं होना, उनका मतलब खुराक ठीक से नहीं मिल रही हो, उनका स्वच्छता की हालत ठीक नहीं रह सकी हो, यह सब हमको आप बताइए कि उनका क्या बैकग्राउंड था, किन लोगों को यह हुआ, उसका पूरा डेटा हमको बताइए पहले, ठीक है? उसके बाद हम सोचेंगे पहले तो, कि यह सब बात मुझे होने वाली है, मेरी क्या ये हालत है कि मैं इतनी सारी प्रेगनेंसी होने दूँगी, या मेरी बच्ची ऐसा आज, तो ये सब हमें सरकारी तंत्र को पहले सवाल करना पड़ेगा। हम चुप बैठे रहेंगे, सरकार कुछ भी करती रहेगी, थोड़ी, या तो मैं क्या बोलूँ अब, जो पैसे कमाने के लिए कर रहे डॉक्टर्स को यह सब सोचने का समय नहीं होता है। उनको तो बस चलो सरकार ने भी मंज़ूर कर दिया है, मंजूरी तो दे दी है, क्योंकि उस समय भी ये इतना बड़ा लंबा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मगर उस इंजेक्शन को, अच्छा, जापान का मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि जापान के लोग पहले भी दूसरी दवाई के लिए, और उन्होंने कोर्ट में अच्छे खासे केस लड़े थे। आज भी मतलब वहाँ जब सरकार ने पहली बार ये वैक्सीन, यह जो सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन सरकारी प्रोग्राम में डालने का प्रयत्न किया, तो डाल भी दिया था, तो कई लड़कियों को बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट आई, मगर बिल्कुल शुरू के ही स्टेज में लोगों ने तुरंत हल्ला बोल करके कोर्ट में केस किया, कोर्ट के केस के साथ सड़क भर भी आवाज़ उठाई, और जापान में थोड़ा
क्योंकि पहले की कुछ दवाइयों में भी वो लोग ये नहीं करते हैं कि बस ये बंद करो, आगे भी ऐसा न हो उसके लिए वो कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं कि यह अब आगे नहीं होना चाहिए। तो जापान में जो सरकारी प्रोग्राम में डाल दिया हुआ वैक्सीन, उनको निकाल देना पड़ा और बोला कि सरकार इसे एक्टिवली प्रमोट नहीं करेगी, सरकार इसका एडवर्टाइज, आप अगर दवाई की कंपनियों को बेचना है बेचते रहने दो, मगर सरकार हमारे पैसे से ये नहीं होगा। इतना तो वो करवा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका विपरीत असर देखने को मिली। हमारे देश में विपरीत असर देखने को मिलेगी तो भी वह उतना बाहर नहीं आता है। मैंने बताया ना, मैंने खुद खुद को मैंने देखा है कि कोविड के लिए जो वैक्सीन दिए गए थे, उसमें अगर गरीब को दिखता है तो वो चलो अपना नसीब था, हमारे वो आदमी जाने ही वाला था, तो मतलब भगवान ने तो चला गया। मिडिल क्लास होते हैं, उनको बेटे को जॉब की या आसपास वाले, या तो खुद इतने टूट चुके होते हैं, घर का जब घर का कोई मतलब आदमी औरत चला जाता है तो बाकी के लोग टूट गए होते हैं और पहले से पता नहीं होता है कि अगर कुछ होगा होगा तो हमें क्या करना है। आप जब वैक्सीन लेने जाते हो तब ये सब बताया नहीं जाता है कि आपको ये भी हो सकता है, या आपको ये सब हो जाए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। बस आपको अच्छी-अच्छी बात है कि देखो आपकी बच्ची को 55 साल या 60 साल की उम्र में कैंसर नहीं होगा। अभी 9 से 83 साल की बच्ची को उस उम्र में होगा कि नहीं, वह पहले तो बताना, या उसके लिए क्योंकि उसका तो अभ्यास हुआ ही नहीं है कि जिनको दिया उनको 30-40 साल के, इतने साल हुए ही नहीं है अभी तो यह वैक्सीन इस दुनिया में आने में। तो अभी किसी को यह पूरा अभ्यास है ही नहीं। अगर सरकारी प्रोग्राम में ये डाल देंगे, सभी को देना शुरू कर देंगे, तो कोई भी इंजेक्शन, दवाई, उसकी एक ट्रायल होती है, उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है कि इतने लोगों को दिया, इतने लोगों को नहीं दिया। नहीं दिया उनको क्या हुआ, दिया उनको क्या हुआ। जब आप सबको देना शुरू कर दो सरकारी, जैसे कोविड में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यह दवाई के कारण इतना फायदा हुआ था या इतना नुकसान हुआ था? क्योंकि सामने एक ग्रुप तो होना चाहिए ना, जिनको नहीं दिया है तो उनको क्या नुकसान हुआ, या उनको जो फायदा होना था वो हुआ नहीं हुआ। तो ये जिस तरह से आजकल किसी भी दवाई को सरकारी प्रोग्राम में डाल दे के, या निजी अस्पताल जिस तरह से प्रमोट कर रही है, अब समय आ चुका है कि हम यह पूरी दवाई का तंत्र किस तरह चल रहा है, स्वास्थ्य की, जैसे अभी मेरी पहचान देने में बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को अब हम भरोसे पर, जो हमने इतने सालों से भरोसा रखा था कि ये डॉक्टर लोग, ये सरकारी अफसर जो इतने बड़े बड़े पढ़े पढ़े हुए हैं, वह हमारे हित में ही काम करते होंगे, हमको ठीक से, मगर आपको पता है पैसे के लिए, मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पैसे के लिए डॉक्टर भी कितना गलत काम भी करते हैं, यहाँ तक कि गलत इंजेक्शन, यह सब बहुत कई बार आता रहता है न्यूज़पेपर में, उसके रिपोर्ट्स भी हैं, कितने पकड़े गए हैं। तो पकड़े गए बिना भी सोचते नहीं है, सरकार ने पास किया, मेडिकल कंपनी ने, मतलब ये दवाई की कंपनी ने बोला ये फायदा करेगा, दे दो करके, वो उनको बीच में उनका कमीशन मिलता है, वो एक साइड की बात है, मगर सोचते नहीं है वो भी इतनी ही हकीकत है। तो वो तो थोड़ा इतना सोचते हैं, ठीक है मुझे भी पैसा मिल रहा है और पेशेंट का भी ठीक हो रहा है, मगर इस वैक्सीन को जितना हल्के से लिया जा रहा है, उतना बहुत सारे देशों में बच्चियों को बहुत सारी इनफर्टिलिटी, मतलब भविष्य में आपको बच्चा न हो, यहाँ तक कि इसकी साइड इफेक्ट पाई गई है। ये इंजेक्शन जैसे अभी मैंने बताया 5 से 7 साल तक एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडी वर्ड शायद मतलब कोई भी वायरस आपके शरीर में जाता है तो शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो, लंबे समय तक एंटीबॉडीज शरीर में इतने हाई लेवल पर रहना वह अच्छी बात नहीं है। अभी तो हर कि एंटीबॉडीज कम हो गई इस मतलब आप एकदम वीक हो गए, या आप बस अब तो आपको सब नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर को जब ज़रूरत होती है तब एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो
इस वैक्सीन का क्या है कि बहुत लंबे 5 से 7 साल तक इसकी एंटीबॉडीज, और इतनी एंटीबॉडीज इतने लंबे समय तक, जापान में जो केस हुआ उसका यह एक मेन आर्गुमेंट था कि इतने लंबे समय तक यह एंटीबॉडीज शरीर में अगर ज्यादा रहें तो दूसरी बीमारियां जिसे ऑटो इम्यून डिसीजेस बोलते हैं वह होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब पानी का तो इंजेक्शन नहीं है, पानी का हो तो भी मैं तो नहीं लूं, मगर यह एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके साइड इफेक्ट्स आना, और आप जब ये वैक्सीन लेने जाओगे तब इतनी गंभीरता से कोई डॉक्टर या नर्स या हॉस्पिटल या सरकार सरकार अपनी वेबसाइट पर डाल देगी इतने 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 साइड इफेक्ट्स है, कितने लोग पढ़ने जाएंगे? कोविड इंजेक्शन के भी वेबसाइट, सरकार की वेबसाइट पर डाले हुए हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, मगर लोगों को तो यह बहुत सुरक्षित है वही बताया गया था ना। तो यह जब आप इंजेक्शन लेने जाओगे या प्रचार में यह नहीं आएगा, कहीं वेबसाइट पर होगा। और पर्टिकुलरली एचपीवी वैक्सीन के मैंने जैसे बताया ना ज़रूरत है ना ही उसकी मतलब कोई सेफ उसकी हर देश में यह पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में उनके तो एक्सपर्ट कमिटी में ने ना बोल दिया कि यह वैक्सीन की जरूरत नहीं है, फिर भी डाल दिया सरकार ने। किसके कहने पर? ये हमें समझना पड़ेगा कि सरकार किसके कहने पर ये कर रही है। स्वास्थ्य सेवा के बारे में किस तरह हमारी आवाज, अब हमारे स्वास्थ्य का कंट्रोल हमारे हाथ में आए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम कभी फिर से मिलेंगे। आज इस वैक्सीन और ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा उतना तो मैंने बताया है। तो मैं ठीक अब है, आगे। क्वेश्चन आंसर्स लेंगे अभी, आप ये करिए। हाँ, हाँ, मुझे लगता है मैंने काफी कुछ किया, अब क्वेश्चन आंसर्स में कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा कि आई रेड समवेयर दैट सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, तो इज दिस ट्रू माया जी? देखिए, फोर्थ मोस्ट कॉमन हो इसका मतलब कि देखिए आजकल एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने अभी एक मेडिकल जर्नल में ही पढ़ा, तो उसके बारे में ज्यादा बात ना करके, क्योंकि इसका वैक्सीन बना दिया है इसलिए इसको ज्यादा प्रमोट करना ये चल रहा है। अब फोर्थ मोस्ट कॉमन है इसका कारण मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे देश में 30% लोग तो अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। जब आप वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि 1 लाख में 14-15 को होता है या चौथा सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे होने वाला है। मैं अपने लिए, या तो ये किन लोगों में ज्यादा हो रहा है, जैसे ये कोरोना में मैं आपको ये रिसेंट हुआ इसलिए एक एग्जाम कि इसमें कौन मरे थे, ज्यादा उम्र वाले, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा, और सबसे बड़ा एंजाइटी या डर। या मतलब साइंटिफिक पेपर में एंजाइटी डिसऑर्डर को सेम एज डायबिटीज और हाइपरटेंशन रिस्क बताया गया है। तो पहले आप डर फैलाओ और फिर बोलो कि इतने सारे लोग मर गए, मगर तो इसी तरह अगर फोर्थ मोस्ट कॉमन है या फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता इन्हीं में है जिनको यह रिस्क फैक्टर है, यह समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू माया जी। एक और क्वेश्चन है, इंडिया में कौन से वैक्सीन यूज हो रहे हैं एचपीवी के लिए? कौन से, हाउ मेनी एचपीवी वैक्सीन और कौन इनके मैन्युफैक्चरर्स है? वो मैं एक बात बता दूं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ गायने, वो ओके। हाँ इसलिए छोड़ दी थी कि मैं जैसा आपने बताया मैं सोशल पर तो झोपड़पट्टियों में काम करती है, और झोपड़पट्टियां भी दिल्ली में तो आपको पता है कभी भी सरकार के कॉरपोरेशन के दिमाग में आ जाता है तो वो डिमोलिशन करने चले जाते हैं। हम उनके हाउसिंग राइट उनको दूसरी जगह दो, उसी में मैं पूरा पिछले 20 साल से। तो मगर गार्डासिल सबसे पहले आई थी, तो और बाजार में शायद वही मिल रही होगी, जो भी मिलती है वो 2000-3000 में मिलती थी, वो भी मुझे। और सबसे पहले क्योंकि मैं टोटली ये जो कोरोना का आया
तब से मैंने भी यह सब वैक्सीन और उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना शुरू किया कि ये सब चल क्या रहा है। जब हम प्रैक्टिस, मतलब ये आज से 20 साल पहले प्रैक्टिस करते थे, तब इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं था, इतनी सारी वैक्सीन भी नहीं थी। यह मीजल्स बच्चों की इतनी सारी वैक्सीन, अभी तो आपका बच्चा हुआ 2 साल का बच्चा हो जाए तब तक तो अगर आप निजी अस्पताल में जाओगे तो 80,000 तक का खर्चा सिर्फ वैक्सीन देने में आ जाता है। यह नहीं था। ये मैं 20 साल, अभी 20, ये पिछले 20 साल में हर चीज के लिए, न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन। अगर आपको जो आप बोलते हैं जिसको मीजल्स, होरी गुजराती में बोलते हैं मीजल्स, तो बच्चों, हेल्दी बच्चों को होता है, और फिर तो बच्चों को हेल्दी करो ना। आप लोगों का न्यूट्रिशन बढ़े उसके लिए पैसा खर्चो, आप वैक्सीन के पीछे। न्यूमोनिया में कौन बच्चे मरते हैं? जो क्रोनिकली इल है, जिनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। तो उसी तरह ये जो वैक्सीन चल रहे हैं, मुझे पता है निजी अस्पताल में कोई वैक्सीन दे रहे हैं, वो परदेश से आती थी, इंडिया में नहीं बनती थी। इंडिया में पहली बार ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई, और उसका नाम क्या रखा है वो भी मैंने जानबूझ के जानने की कोशिश नहीं की है। मगर वो बोल रहा है कि मैं मतलब क्या 200-300 में दूंगा। अब पैसा सवाल नहीं है, 200-300 में लूं या 2,000 में लूं, मगर मेरे शरीर के लिए पहला जरूरी है कि नहीं। और दूसरा तो कितनी आती है, पहले फॉरेन से आती थी और निजी अस्पताल में देते थे। इवन जो सरकारी अस्पताल में देते थे आजकल, जो 3 स्टेट मैंने बताए, वह प्रदेश से ही खरीद कर दे रहे थे। तो आप सोचो सरकारी खर्चा कितना और किस चीज के लिए हो रहा था, और अभी भी होने वाला है। हाँ ठीक है, थैंक यू माया जी फॉर आंसरिंग दैट. Next question is from Sumita. She's asking the narrative to vaccinate, even vaccinate boys with the HPV vaccine. Is Yeah, there yeah. any science behind it? Yeah. See, human papilloma virus, it's usually, matlab, is ultimately it has to come from somewhere, but it's known to be transmitted through sexual interaction, right? So it can go to boys also, men also, and women, from women to men or men to women, or chain, whatever. Now, oh, yes, even in India, even before the vaccine has started, they have already started that not only girls, but boys should also be given, because papilloma means there are warts kind of, skin के ऊपर warts निकलते हैं ना, थोड़ा skin का बाहर बाहर, तो it's like a wart, and those kinds of infection is seen even in boys also. But how to treat is a question, that whether those warts, like, are they that what I would say, dangerous to our body? Secondly, do we have, don't we, one thing I don't like about this whole narrative is that we keep on harping on the vaccines and allopathy as if there is no other medicine available in India. We have to explore other branches, homeopathy, I mean Ayurveda, naturopathy, so, and find out our own, because this, first of all, let's understand that this vaccine is not a safe thing, totally safe, if we are thinking in those terms. Secondly, this, even in boys, when we say that human papilloma virus is self-limiting, in 95% it will get cured by itself, right? Why give vaccine that in future nobody should get it? You get it, and like you get the corona infection and you get cleared. 85% will not have even any symptom. So whether to prevent, yes, there is a virus, yes, there are symptoms, but they get cured by itself in most cases. We have to understand that first. So giving vaccine to all is, first thing is, it's a self-limiting, any virus is a self-limiting disease. Sure, Maji, thank you.
Vratish is asking why then doctors aggressively push this vaccine despite the controversial history behind it. Why is it being pushed so much? Because most doctors might not be even knowing about this history. I'm telling you about myself because, of course, I was not practicing. That's a different thing. But once you start practicing, I mean, there's a very difficult situation, which that's why my emphasis is on changing this whole healthcare system is because of that only, that most of the times after passing out, doctors do not have much avenue to learn more things. Now this, it will not come that such a case has occurred, and such trial was done in Gujarat, and this has Supreme Court and all that. Newspapers don't give it so prominently. Let's, because I mean, certain things can be suppressed. Okay, medical journals will not give it. Most medical journals, even that's what I'm telling. This figure, which says that 2 out of 1 lakh who receive injection, it's a very, because the person who has done this study of many studies says that the emphasis when done in medical journals about the vaccine is not on the side effects. They just sideline it. They don't try to highlight it. So what we say is career scientist, because if I do that kind of study, my paper will not be published in that particular journal. I have to say that these are the um, good points, these are the benefits of this particular drug, these are the benefits of this particular vaccine. So such a thing has happened in India. Majority, I bet you, please go and ask tomorrow to your gynecologist whether they know about this particular case going on, right? Or such a thing has happened in India. Most of the time, because they have passed out of, and then when they come to practice, medical representatives come to them, they tell them that this is a new drug has come and it is this way beneficial, it's this way, and once it is passed by the authorities, it must be thoroughly safe. That is what is assumed. And if the next patient, because the patient representative has come, and when the next patient comes, I try that drug. That's what happens. This is the practice today. And that, I mean, this is one part of the whole, and this is because of the what I would say profit earning pharma industry. And that's, I mean, I told you, for this healthcare system is a big topic, and how to change this system will, we will have to study and we will have to learn. Maybe some other day we will keep 1 full hour for that, and we'll try for that. But today, just now, I mean, why doctors do it? Because of this. Or, and most of the time, let me tell you, they get their commission. They come and they say that, okay, we will give you in 1,000 rupees, you can sell it in, because the MRP return on this is 2,000 rupees, you can sell it in 2,000, and so that 1,000 rupees will be yours. Now my, I will be tempted to give as many injection as possible. That's a known fact. There's nothing to, I mean, there's no secret about it. Okay, yeah. Thank you, Maji. We have Abhinash Avasti asking if there are any AEFI reports of the HPV vaccination program that was held in done in Delhi, Punjab in around 2017-18. So, are the AEFI reports available, or are any AEFI reports available for HPV vaccination? Now, let me tell you that I don't know. Means I have not found it anywhere when I was searching about HPV vaccine and all that. Of course, there are. I mean, there's a the way I say it. There's a limitation to our like ICMR report. Suppose I have seen that ICMR conducted zero surveys and all that. To find out the original report is very difficult in, even in this digital India. I have to, most of the time, I had to learn from the newspaper reports and collected all those things. Similarly, I of course, I'll write down, and I promise that I'll try. And in this particular
Facebook. I'll comment if I find out. Means if I get something on this AEFI report in these states where it's already going on, right? But I mean, in private hospitals, it's going on everywhere. And EFI report, I'll try to search. Okay. I don't. It's not easily available or seen anywhere. Sure, sure. Okay, thank you, Manji, for that. I know you said we'll speak about healthcare system, how to fix it some other day, but there is just a very small question related to what you said earlier about not trusting government-sponsored programs. Now, when you're saying that we should not trust government-sponsored healthcare programs, but again, you're supporting socialized and nationalization of healthcare. So when the government is sold out to pharma and the corporate, then how is it achievable? Yeah, because we will not achieve this nationalization or socialization from above. This will be our social movement that we want this kind of, because asking for nationalization of any particular industry is so far legal in this country. So and through awareness, like I mean, I don't want to comment on Anna Andolan anything more, but they then ultimately said government had to sit with those people and formulate some rules. Five rules were ultimately, it all went to dogs. That's a different thing. But if our movement, we keep it serious, sincere, honest, and powerful, then when we achieve nationalization and socialization, it will not be the government will have to give fund, and that too as per our demand, because ultimately government is giving our money, so it's there also it will be our voice, but its functioning will be totally by people. How? I'll give you just one example. Suppose there's a hospital near in a particular area, then in its management committee, doctors, paramedical staff, and people's representative, because in a small area we know, and they will. There will be. I have written a full draft. I'll give the link to that draft in this particular comment box immediately after this. Okay, so there will be a public meeting every month, that what all difficulties people, and by next month's meeting they all should be solved. That is, I mean, that's the rule, that it has to be solved. If not solved, what are the reasons and what was the difficulty, that has to be said, and there's a time limit. Most things, if the today if you go to hospital, x-ray is not working, this is not working, in that is not working, these are the common problems for people, or lines are very long, keep more doctors, or how timings are not proper. All these can be solved easily. That is one thing. So at still higher level, how, like, I'm going to the extent of drug industry. When it is nationalized, the drugs, and people will say that we will, I mean, right now with digital India, and even the expert committee, they will have to give their explanation. Like right now, okay, I am kept in the committee because you think I'm okay, but no, I also, if I pass something, have to give proper. And then there should be public debate in, say, TV. Right now, we see all nonsense kind of debates in the TV or in, say, newspapers. Whereas with this, we would ask for a debate for any new drug or anything before introducing, do a public debate. Let us understand. And if we think, someone was asking me that people don't understand so much about, say, my subject, is no, because I have worked in slums where the level of education is not so much, but they understand everything. And it will be the duty of experts to explain. And there will be then people like me and you who will be brought in those discussions. And there will be totally transparent mechanisms we will have to develop, where people will decide ultimately whether we need this drug to be produced or we need this drug to be introduced. Like today we are discussing that we don't want, I don't know what, we don't have any voice right now, but we can, I mean, right now we can only tell the people
to our, but on the other hand, they will have 100 times more powerful propaganda machinery. So we have to go to change the system where our voice is heard and accordingly it is done. It's not a simple job. I know it. And it's not a short term thing. We will have to work very hard for that. I'll put the link to that. Yeah, That article, full draft. Hindi and English both I'll put in the comment box. sure. Thank you. We have another question. Not really sure if it's the right forum for you to answer or if you can answer, but I'll just read it Sure. out. So, Abhinash is asking, is it advisable to marry someone who has been vaccinated with HPV if one is planning to have children? So, I think you covered the fertility part a bit, but he's saying, yeah, he just wanted your opinion on that. See, I there is don't know one. if it's, yeah. What I am saying is to have kids is not the only aim of marriage. That is first thing. I mean, that should be the ideally, if you like a person and you want to pass life with that person, kids can be adopted. Having kids is not the only aim of marriage. That's the way I think. That's the way I believe. Those my patients who had no used had infertility problem, I used to say that infertility is not a disease. 15% of the this is right from the time when I was studying, when there were no vaccines. 15% of the couples without any, they don't have any, I mean, abnormality, and still they don't get have children. That was known. That doesn't mean the marriage is a failure. You can always adopt a child. These days people do, I mean, by other means, which I am not in very favor, but you can have even that. So having child or not child is not the issue for marrying a person. I think that answers the question. Yeah, as you've covered most of the questions, I think all of the questions basically. And as you said, you would be putting some of the links of your work in the comment section after this. And the video will also stay on the page for anybody to come back and listen to this. Sure. So I thank you so much, everyone, for joining. Thank you, Mayaji, for joining. And Thank you, India's Daughters channel, for taking up such a nice subject. I mean, very important and very necessary for us to understand. And I hope we will, I mean, those who understand should go to those who don't, I mean, who don't have access to this information. We will have to go to those people. That is my ultimate message, that we'll have to make other people understand. is there just for us, like the common people, what do you think that we should be doing just to spread the awareness? One is, of course, to speak about it, but government is bent on running those programs and campaigns. So, what else can we do besides spreading the information? I mean, spreading the information. See how you will, this is the way I do. Like I just go to people, give leaflets. That is one thing. Or if you know many people who are not in a position to get the information, because leaflets also illiteracy level. You go one day to, um, I mean, distribute leaflets. You will find many people. If you go to right people who don't know how to read, so suppose you have a domestic worker at your house, someone comes to clean your vessels or clean your house. You go to her place and that locality, gather people and try to explain that this is the way, or tell them then to see this video. These days, people do have mobiles, and they do see videos and all that, right? So we can go to people. You have a driver, suppose you have a driver, you have car and driver. You go to, say you are in a rickshaw, talk to the rickshaw driver, that you can and start talking to people. That's the only way we don't have many other avenues. That's the way Right, I do. right. Okay, sure. We'll try to follow your footsteps a little bit. And thank you once again, Mayaji, for joining us Thank on this you. talk today. Thank you. Have a Thank good you. day. Namaste. Thank Good you. day. Bye. Bye.